आज स्टूडियो में देश के एक प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता आए हैं, जिनसे आज हम लोग इस पूरी राजयोग मेडिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से राजयोग मेडिटेशन लोगों के हृदय की बीमारी और अन्य बीमारी को ठीक करता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। नमस्कार। आप ये बताएं कि ये जो हार्ट के रोगियों के इलाज के लिए जो स्टडी करी गई, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो DRDO में डायरेक्टर थे उस समय और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, वो स्टडी पूरी क्या थी और ये कैसे स्टडी शुरू हुई और इसका फिर अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया और फिर कैसे ये एक्सेप्ट हुई, कैसे पब्लिश हुई, क्या उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो जैसे मैंने शेयर किया था कि कैसे मेरी हार्ट की बीमारी ठीक हुई और ये प्रूव हुई कि हार्ट की बीमारी ठीक हो गई। तो मैं कॉन्फ्रेंस करके गया, जब दिल्ली वापस घर आया, अपने माउंट आबू वापस आया, तो तभी लेटर आया हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कि आपको मीटिंग के लिए आना है दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ अक्टूबर फर्स्ट वीक में मीटिंग थी, हम वहाँ गए और उन्होंने मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि अनऑफिशियली, एक फॉर्मली आप खुद स्वयं उस राजयोग मेडिटेशन से अपने आप को ठीक कर चुके थे। इससे ज्यादा पक्का सबूत और नहीं कुछ हो सकता है। उसके बाद तब ये परमात्मा प्लान था, कैसे कॉर्डिनल प्लान था, कैसे तब मुझे तभी लेटर उनकी तरफ से आया। तभी लेटर आया जब आपने क्लिनिकली प्रूव कर दिया। चौथी मीटिंग के लिए लेटर आया हुआ था यहाँ पे, और फर्स्ट वीक में उसमें मीटिंग थी और गए मीटिंग में, तो वहाँ के डायरेक्टर थे, डॉक्टर्स बैठे थे, कुछ सन्यासी बैठे थे जो हार्ट योग को प्रैक्टिस करते थे। तो डायरेक्टर ने कहा, डॉक्टर गुप्ता वी वांट टू क्लियर योर स्टडी, वी आर वेरी सेटिस्फाइड, बट हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसमें आप शवासन ओरिएंट कर दीजिए। राजयोग कराइए, डाइट एक्सरसाइज जो आपका प्लान है वो वैसे कराइए, सब ना कोई आसन कराना, साथ में सिंपल आसन है शवासन, ना नेचुरोपैथी नहीं मत कराना। तो शवासन का मेरी पर्सनल और सभी की राय है कि शवासन से बहुत फायदा होता है, आदमी को बहुत रिलैक्सेशन होती है, तो आप जरूर कराइएगा, तो इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो हम आपकी इस को क्लियर कर देंगे। तो मैंने कहा, अंदर सोचा कि शवासन में तो हम कहते हैं ये पिस्सा मर गया, यहाँ से हम मर गया, यहाँ से मर गया, अल्टीमेटली वी कम हियर कॉन्शियसनेस पे आती है। पर हम तो राजयोग मेडिटेशन, मैंने अंदर सोचा कि राजयोग मेडिटेशन में तो कहते हैं यहाँ से मैं आत्मा इस शरीर को पूरा एनलाइवन कर रहे हैं, आई एम नरिशिंग ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड दैट इज हाउ द बॉडी इज फंक्शनिंग। और मुझे कमी है एनर्जी, तो परमात्मा से वो एनर्जी पावर हाउस से चार्ज करते हैं बैठ के और सारे शरीर को नरिश करते हैं, बीमारी खत्म होती है। ये तो अपोजिट हो गया, शवासन का अपोजिट, राजयोग में अपोजिट है। तो मैंने कहा ये तो सर, ये तो वी कैन नॉट आस्क आवर पेशेंट्स टू डू शवासन, हम शवासन करने को नहीं मना कहेंगे। वो कहते डॉक्टर तो वेरी रिजिड, वेरी स्टबर्न, आप हमारी कुछ मानते ही नहीं, आप जिद्दी हैं। एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप राजयोग मेडिटेशन करिए, ठीक है, सब कुछ करिए, लेकिन एक शवासन कर लीजिए, वो भी आप नहीं कर लेते। साथी साइंटिस्ट बैठे थे, वो कहते डॉक्टर साहब मान जाओ ना, क्योंकि आई वाज द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, आना तो मुझे ही करनी थी। तो वो तैयार ने उस बात के लिए। तो मैंने कहा, सी सर, वी हैव नॉट कंप्लीटेड माय सेंटेंस, आपने मुझे बीच में इंटरवीन कर दिया। मैंने कहा हम शवासन नहीं कराएंगे, बट वी विल आस्क देम टू डू शिवासना। कहते शिवासना क्या चीज़ होती है, शिवासन क्या होता है? मैंने कहा जस्ट बी सोल कॉन्शियस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम, कनेक्ट विद द सुप्रीम शिव, गॉड शिवा, ऑलमाइटी, एंड चार्ज योर बैटरी एंड नरिश ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी विद ऑल द 7 एनर्जीज, दैट इज शिवासन। तो वो इतना खुश हुआ डायरेक्टर और सारे लोग, डॉक्टर गुप्ता यू आर वंडरफुल, और उसने साइन कर दिया, तो रिसर्च हमारी अप्रूव हो गई। हम आ गए और फिर 27 दिसंबर को फाइनली लॉन्च हुई स्टडी, मतलब हमारे यहाँ हमारे कैंपस में, जिसमें हमारे साइंटिस्ट आए थे दिल्ली से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, DRDO से लोग आए हुए थे, डायरेक्टर्स आए हुए थे, हमारे यहाँ के भी सभी जो मुख्य जो हॉस्पिटल के और संस्था के लोग थे वो सब थे। 27 दिसंबर को शाम को लॉन्च हो गई और फिर जो है 28 दिसंबर को हमारे यहाँ जो सुबह सुबह मुरली, गॉडली वर्षन होते हैं मुरली, दादी चीफ ऑफ ब्रह्म मुझे इशारा किया कि दादी जी मुझे मिले मुरली के बाद। तो मैं जाके जब मीटिंग रूम था उसमें बैठ गया, तो दादी जी आए और मीटिंग हुई। दादी ने कहा, अच्छा गुप्ता जी, हार्ट की जो बीमारी होती है, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती है, एंजाइना होता है, हार्ट अटैक होता है, ये ब्लॉक क्यों होती है आर्टरीज? तो मैं, दादी जी तो इसके कारण होती है, कुछ तो जेनेटिक कारण होते हैं,
कुछ जो है ये जो जल्दबाजी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, ऐसी रिसर्च है कि उसके द्वारा ये बीमारी ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा होती है। अच्छा, ये तो आप करते हैं जल्दी चिंता गुस्सा? थोड़ा थोड़ा तो करते हैं, तो अंदर अंदर तो करते हैं, बाहर नहीं करते। हाँ, तो दादी ने कहा फिर अच्छा दादी कभी कभी तो होता है, अभी तक आपको पूरा नहीं हुआ, पता नहीं हुआ? दादी थोड़ा थोड़ा तो होता है ना। ठीक है, फिर कहती है क्या खान पान का भी कुछ कनेक्शन है? दादी हाँ, फ्राइड खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, पराठा पकौड़ा समोसा खाते हैं, उससे भी होता है। खाते हैं, जंक फूड खाते हैं फास्ट फूड, उनको भी होता है। अच्छा, आप खाते हैं क्या? दादी कभी कभी तो खाते हैं, गुरुवार को तो खाते हैं, टोली तो खाते हैं, मतलब प्रसाद होता है वो तो खाते हैं। अच्छा, खाते हैं, सैर करते हैं रोज? हाँ, सैर तो दादी कभी कभी मिस भी हो जाती है, टाइम पे सोते हैं ना, पेशेंट होते तो कैसे सोएंगे? अच्छा अच्छा, तो आप ही ठीक नहीं करते, दूसरों को क्या ठीक करेंगे? तो मैंने कहा ठीक है दादी, तो फिर मुझे तो भाषण करना है, सिखाना है ना, बाकी यार मेरा उससे क्या मतलब है? मेरी हार्ट ठीक हो गई और ये सब हो गया, मुझे उनको क्या लेना है? उससे मेरी ट्रेनिंग दे देंगे, हम करेंगे नहीं। जब अगर आप नहीं करेंगे तो उनको कुछ फायदा नहीं, और उनको तकलीफ होगी, आपको उसका पाप भी आपको लग जाएगा। तो मैंने कहा डॉक्टर का काम तो सिखाना होता है, डॉक्टर का काम ये थोड़ी ना होता है कि वो दूसरों को खुद जो करे, जो वो खाए वही हम खाएं। तो कहते फिर कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैंने कहा दादी क्या करना है? तो आज से आप छोड़ दो सब ये, और जल्दी चिंता गुस्सा करना भी छोड़ दो, तो अंदर अंदर जो गुस्सा आता है वो छोड़ दो, बिल्कुल जड़ निकाल दो, प्यार से भरो अपने दिल को, करुणा से भरो। ठीक है दादी। तब से मेरा टेंशन गया, तो कहा कि 27 फरवरी को पहला प्रोग्राम होना 2 महीने आपको मिले हैं, इसको निकालो, लिख लिख के निकालो। तो मैंने और कुछ शेयर करना शुरू किया। तो पहले ये सारी कमियां आप अपनी दूर करिए, तब आप स्टडी शुरू करिए, लायक बनेंगे, तो आप स्टडी शुरू करने लायक हैं। तो मुझे जो है तब मैंने कोशिश की और टेंशन रखा। 27 फरवरी को पहला प्रोग्राम 98 में शुरू हुआ। तो जैसे मैं पहले शेयर किया, 5 ही पेशेंट थे, 10 मिनट सपोज मिला के हो गए थे। उसमें सारा प्रोग्राम जो किस तरह से हम रन करते थे, हमारी जो युगल है, वाइफ है, वो और साथ में एक दो और सेवाधारी होते थे, उससे खाना बनाते थे, हम बाजार से खुद सामान लेकर के आते थे। सारा काम, बहुत सारी बड़ी हिस्ट्री है, उसमें नहीं जाते हैं। तो परमात्मा का सहयोग मिला हर चीज़ में, और कैसे हमें कुछ, हम एक्सपर्ट तो नहीं थे हम लोग कुछ करने में, तो कैसे सारा परमात्मा ने प्रोग्राम बनवाया। मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद डाइट प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रोग्राम, सब कुछ बनवाया। वो सारा प्रोग्राम बनाना शुरू हुआ, 7 डे इन हाउस प्रोग्राम, और बहुत सुंदर पेशेंट्स का अनुभव होते थे। रियल में हमें योग के अनुभव क्या होते थे, उनको बहुत अच्छे होते थे। उनको अपने इष्ट देव के दर्शन होते थे और सब होता था, परिवर्तन होता था। और फिर ऐसे प्रोग्राम होते गए, पेशेंट आते गए, धीरे धीरे उनको भी पता लगा, जो हमारे कोलैबोरेटर्स थे, पेशेंट उन्होंने भेजने शुरू किए, और धीरे धीरे और पेशेंट्स को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते जाते हैं ना। स्टडी शुरू हो गई। डॉक्टर कलाम साहब मिलने के लिए आए नवंबर 98 में मिलने के लिए आए, पेशेंट से मिले, हमसे ही बात की, और सारी बात डिस्कशन हुई, एक पेशेंट से मिले। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि कैसे इनकी ट्रेडमिल नॉर्मल हो गए, जो इतने 2 मिनट पे पॉजिटिव थे कैसे नॉर्मल हो गए। तो ही वॉज वेरी इंप्रेसिव, ऐसे कैसे। डॉक्टर कलाम ने तो अपने भाषणों में भी कई जगह कहा है इस स्टडी के बारे में। और हमने क्या किया था कि हर पेशेंट को पूरा स्टडी किया था, साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया था, पेशेंट का EEG किया था हर पेशेंट का। कहाँ, वही मैं पूछना चाहता था कि आपने कौन कौन से वो टेस्ट कंडक्ट किए थे? हाँ, एक साइकोलॉजिकल पैरामीटर, EEG, उसमें सारे टाइप है, बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, लाइफस्टाइल, सेंसिटिव इमोशन नेचर, वो पूरा उनका लाइफस्टाइल, पूरी उनकी लाइफस्टाइल को लिखा गया। बिल्कुल साइकोलॉजिकल। डे 1 बेसलाइन टेस्ट, डे 7, और जब दोबारा रिपीट वो 6 महीने में बुलाया गया, तो फिर दोबारा किया, 1 साल पे, फिर 1.5 साल पे, 2 साल पे। इससे मतलब बकायदा सबका रेगुलर। और टेस्ट कौन कौन से किए? और हमने फिर जो है सुबह हम 4 बजे शुरू करते थे, बेसलाइन मतलब पहले दिन ही उनका साइकोलॉजी करते थे। तो फिजियोलॉजी मतलब EEG, मतलब हमारी जो ब्रेन की क्या रिदम है, बेसलाइन बीटा है, अल्फा कितनी है, तो EEG उनका स्टडी करते थे पूरा। डे 1 में उनकी टीम, साइंटिस्ट की टीम आती थी DRDO से, वो बकायदा उनकी टीम 7-8 लोग आते थे, और वो बकायदा पेशेंट का पूरा डिटेल्ड EEG करते थे, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी करते थे, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। अच्छा, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ये हमें इससे बताता है कि हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी कितनी है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कितनी, हार्ट की डे 1 पे कितनी, नहीं टोटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। अच्छा, पूरी। नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट होता है ना, उसमें RR इंटरवल होता है,
वो सब RR इंटरवल सेम नहीं होते, उसमें वेरिएबिलिटी होती है, एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड विद द हार्ट, प्रोटेक्टिव होती है। अच्छा, तो ये हमारे हार्ट अटैक आने से हमें बचाती है। ओके। तो वो RR वेरिएबिलिटी, जो HR वेरिएबिलिटी थी वो, किंतु जब हम टेंशन में आने लगते हैं तो हमारी वो हार्ट जो RR वेरिएबिलिटी खत्म होती जाती है। ओके। जब स्ट्रेस में रहते हैं, गलत खाना खाते हैं, गलत टाइम पे सोते हैं, गलत टाइम पे उठते हैं, तो वी बिकम वल्नरेबल फॉर हार्ट अटैक्स, वी बिकम वल्नरेबल नॉट ओनली फॉर हार्ट डिजीज बट सो मेनी डिजीज लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सभी उसी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां उससे related है। तो वो हमें जो है कि टू फाइंड आउट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, ओके। low frequency power, high frequency power. Low frequency power means sympathetic activity. High frequency power means parasympathetic, relaxation response. तो ये EEG देखते थे। EEG तो अलग चीज़ है। EEG में ना उससे हमें पता चलता है पेशेंट की बीटा रिदम कैसी है। ओके, ये किस में देखते थे? ये इसमें हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में। तो वो जो हम देखते थे, तो हमें पता लगा पेशेंट का पहले दिन क्या था, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कितनी थी, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बहुत लो थी। तो ये उल्टी होती चली गई। डे 7 जब हमने देखा तो वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो गई और पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन रिस्पांस बढ़ी थी। बेसिकली फिजियोलॉजी के पैरामीटर्स में हमने एक तो EEG किया और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी किया। EEG कहा तक फाइंड आउट दी बेसिक मेंटल स्टेट कि भी बीटा रिदम है, बीटा रिदम इज नॉर्मल रिदम विद आइज ओपन, अल्फा रिदम मीans peaceful rhythm, that is when you close your eyes and you try to relax yourself, and theta rhythm is, we call it loveful rhythm. Loveful rhythm. That is when we accept things around us as they are. और delta rhythm is when it's called happy and blissful rhythm. Blissful. जब आप deep sleep में होते हो, totally detached from the atmosphere, when you are beyond this world, तो उसका हमने एप्लीकेशन देखा कि हमारे दिन पहले दिन EEG में क्या था, उनके बीटा कितना था, that is calculate. और लास्ट डे में क्या निकला? अल्फा कितना, थीटा, डेल्टा कितना। 7वें दिन फिर दोबारा किया। तो जो उस बीच में जो राजयोग का मेडिटेशन सीखा, बॉडी के बारे में जाना, एंजाइटी सारी खत्म हुई, माइंड के बारे में, माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में जाना, हाउ टू यूज मेडिटेशन टू हील एनर्जी। इस 7 दिन जो हमने उसको डाइट दिया, लोग शुद्ध सात्विक भोजन दिए, समय पर एक्सरसाइज कराई, समय पर सोए, 10 बजे सो गए, सुबह 4 बजे उठे, बकायदा उनको लाइफ स्टाइल एकदम मतलब रेजिमेंटेड प्रॉपर ढंग से लाइफ स्टाइल, सब सुबह डेली हमने उनको वॉकिंग कराई, उनके अंदर डर निकाला गया, बकायदा वर्कशॉप्स कराई गई, ग्रुप सपोर्ट सेशंस कराए गए, लोगों के एक्सपीरियंस सुने गए, और उनके अंदर जो कैपेसिटी, जो उनकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी जो 50 कदम भी नहीं होती थी, 3-3 किलोमीटर चलना शुरू हो गया 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई। तो वो जो है ना, जो फीलिंग, जो उससे जो फीलिंग ऑफ वेलबींग आई, इट वाज सीन इन EEG। तो ये इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराए? हाँ, वो भी कराया गया। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में पता लगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड पैरासिम्पैथेटिक, उससे बदल गया। रिलैक्सेशन रिस्पांस पता लगी, डे 1 पे कितनी है, डे 7 पे कितनी है, और वो रिलैक्सेशन रिस्पांस कितनी बढ़ गई पता लगा। फिर हमने क्या किया, हार्मोन्स भी किए। हमने स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स है जैसे एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन, सुबह एम्प्टी स्टमक, सुबह की सैंपल लिए गए, एड्रेनल लेवल्स, नॉरएड्रेनलिन लेवल्स, डोपामिन लेवल्स, सेरोटोनिन लेवल्स, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन, बीटा एंडोर्फिन्स। एक हमने और भी किया, सीरम लाइपोप्रोटीन, अच्छा, वो लेवल भी किया, लाइपोप्रोटीन A। अच्छा, इसका क्या था? जेनेटिक मार्कर है, इसका लाभ क्या था? जेनेटिक मार्कर है, पता लगे कि हमें सब इसके जेनेटिक मार्कर आज 30 से अधिक हो तो एब्नॉर्मल होता है। ओके, बट दैट मींस आई एम इनहेरिटिंग डिजीज फ्रॉम माय पेरेंट्स। ओके, तो ये भी आपने कराया, इससे पता चला कि और फिर उसको हम कैन बी मॉडिफाई दैट आल्सो। ओके, तो हमने पहले दिन दिया, फिर 6 महीने पे लिया, फिर 1 साल पे लिया, और मेलेटोनिन लेवल भी किए। तो नींद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मेलेटोनिन लेवल कैसे बढ़ता है। अच्छा, उसमें हमने क्या किया, कैथेटर लगा दिया पीछे टंग के पोस्टीरियर पार्ट पे, पीछे, और 2-2 घंटे बाद सैंपल रात कलेक्ट करते थे। अच्छा, तो उसमें क्या और उसमें कैसे जो मेडिटेशन करके हम सोते हैं, लेटर लिख के सोते हैं परमात्मा के नाम, तो कैसे हमारी मेलेटोनिन लेवल कैसे बढ़ता है, मतलब 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे कैसे बढ़ता है। तो वो हमने स्टडी किया, क्या रिजल्ट आया। ऐसे हमने और भी हार्मोन्स, इंसुलिन लेवल स्टडी की कि फास्टिंग इंसुलिन कैसे चेंज होती है विद मेडिटेशन। और फिर हमने ये भी किया कि साथ साथ लिपिड प्रोफाइल उनका तो अपना कराते थे। तो हमारे यहाँ विद स्टैंडर्डाइज कंट्रोल
ओके, प्रॉपर कंट्रोल्स के साथ। हमारी लैब जो एम्स और वेल्लोर से थी, मतलब कैलिब्रेटेड थी, अच्छा। लेबोरेटरी थी, तो वो हमारी था कि वी गेट प्रॉपर रिजल्ट्स। तो वो हमने उसके अनुसार लिपिड प्रोफाइल में क्या परिवर्तन हुआ, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना था पहले, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना था, ट्राइग्लिसराइड कितना था, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल कितना था, वीएलडीएल कितना था, वो 7वें दिन क्या परिवर्तन हुआ, जस्ट विद इन 7 डेज क्या परिवर्तन हुआ। मतलब ये कि आपने इस 7 दिन के दौरान इतने बैटरी ऑफ टेस्ट आपने कराए, कंडक्ट किए और हर टेस्ट को डॉक्यूमेंट किया कि इस एक मरीज में ये परिवर्तन हो रहा है। यस, और ब्लड शुगर फास्टिंग खाने के 2 घंटे बाद वाली, HbA1c 3 महीने का शुगर कंट्रोल कैसा था, यूरिक एसिड लेवल कैसे थे, वो सारा का सारा हमने बकायदा उनकी पूरी बैटरी ऑफ टेस्ट हमने पूरे के पूरे उनके किए। और फिर 7वें दिन उसको फिर दोबारा रिवाइज किया गया, 6 महीने पे, फिर 1 साल पे, फिर 1.5 साल पे, फिर 2 साल पे। तो ये स्टडी 2 साल चली। हाँ जी, और हर जो है हर पेशेंट एंजियोग्राफी करा के आता था, एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड, उनका इको भी हुआ होता था, इजेक्शन कितनी है, उनका टीएमटी स्ट्रेस टेस्ट भी मोस्टली लोगों का हुआ होता था। कुछ लोगों का नहीं था बिकॉज वो हार्ट अटैक अचानक आया, उसके बाद टीएमटी हो ही नहीं पाया। कुछ लोग थैलियम टेस्ट ले आते थे। तो इस तरह से स्टडी बकायदा। तो इन टेस्ट को आप रिपीट भी करते थे कुछ को? है नहीं, कुछ टेस्ट रिपीट करते थे आप? नहीं, वो तो करते थे ना, 6 महीने पर इको दोबारा किया। अच्छा, इको किया, टीएमटी पॉसिबल था, टीएमटी दोबारा किया, और कुछ लोगों थैलियम टेस्ट भी दोबारा किया, फिर 2 साल पे रिपीट एंजियोग्राफी। अच्छा। तो मुझे याद है कि ऐसे करते करते लोगों के अंदर ट्रेमेंडस चेंज आ रहा था, ट्रेमेंडस। डॉक्टर कलाम साहब मिलने आते थे पेशेंट से, किसी से बात करते, रिजल्ट देखते थे, तो वो बहुत आश्चर्यचकित होते कैसे पेशेंट कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, हाँ, कैसे लोगों के ट्रेडमिल टेस्ट कैसे बढ़ा रहे हैं। ईएफ लोगों की इंजेक्शन फ्रैक्शन की 20%, 25% थी, 30% थी। हालांकि हमने लिया था 30% का क्राइटेरिया, पहले 25% का लिया था, कि तो हमने कुछ बॉर्डर लाइन केस भी ले लिए थे, 25 भी ले लिए थे और 20 वाले भी ले लिए थे। अच्छा। हालांकि वो स्टडी में इंक्लूड नहीं किए थे, तो हमने ऐसे ऐसे, बिकॉज वो कह रहे थे कि हमें लेना ही पड़ेगा अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए और मरीजों को ठीक करने के लिए। कैन बी रियली हील दिस, हेल्प दिस पीपल, तो हमने वो भी ले लिए। तो वो हमने लिया और टू ओवर सरप्राइज इंजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ रहे थे लोगों के, हार्ट की पंपिंग, हार्ट रीजनरेट हो रहा था, जो 20% वाले 30, 35, 40, 45, 50 तक जा रहे थे। तो इससे एक इंसान को पूरी तरह स्टडी किया गया, मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट तो इन्वॉल्व थे, क्लिनिशियंस इन्वॉल्व थे, साथ में फिजियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे, साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे, और उसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, क्योंकि हार्मोन स्टडी थे, वो भी इन्वॉल्व थे। और उसमें तो ये सब लोग डीआरडीओ के थे? ये सब कार्डियोलॉजिस्ट हमारे अपने थे। अच्छा। मैं खुद था, प्लस और साथी थे, क्लिनिशियंस थे बहुत सारे। ओके, और बाकी ये सारे लोग जो हैं साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट वहाँ के, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के थे, हाँ, और टेक्नीशियन सब वहाँ से आते थे, स्पिरिचुअलिस्ट, राजू का टीचर्स हमारे पास सब थे, डाइटिशियन हमारे पास सब थे, फिटनेस एक्सपर्ट्स हमारे पास थे। तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट थी ना। वहाँ से डॉक्टर जो थे, डॉक्टर साहनी थे, और दूसरे डॉक्टर लाजपत राय थे, वहाँ से आते थे हर ग्रुप में, प्लस की टीम आती थी पूरी 7-8 लोगों की, और हमारे यहाँ के लोग होते थे। तो इस तरह से हम पूरा एफर्ट के साथ, जो 5, 7, 10, 15 पेशेंट तो शुरू में होते थे। तो अगर स्टैटिस्टिकली आप कुछ बता सकें कि क्या रिजल्ट है स्टैटिस्टिकली, कितने लोग थे, कितना रिजल्ट आया, तो क्या आया? 2 साल पे जब हमारी ऐसे 2 साल फॉलो करते गए, और इन दिनों में एक बात और रही कि मैंने फॉलो बहुत शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। फॉलो स्ट्रिक्ट नहीं होता अच्छा नहीं होगा ना। एक तो डेली बेसिस पे प्रोग्राम अटेंडेंस चार्ट उनको बनना था, फिर हर मंथ उनको आई यूज्ड टू गो, मैं एक संडे को, सैटरडे यहाँ से निकले, संडे को एक बार अहमदाबाद में सब पेशेंट्स कितने, अहमदाबाद और आसपास के लोगों के जितने पेशेंट्स थे दिल वाले, उनको हम दिल वाला कहते थे, हार्ट पेशेंट नहीं कहते थे। दादी जी कहते इनको हार्ट पेशेंट नहीं कहना, दिल वाले कहना। दीज आर पीपल, करेजियस पीपल हु हैव टेकन दिस। मतलब इस तरीके से आपने पहले दिन ही उनका मानस बदल दिया कि आप मरीज नहीं हैं, आप रोगी नहीं हैं, आप एक दिल वाले हैं, और दिल वाले, जो दिल वालों के जो फीचर्स होने चाहिए वो सब आपके अंदर है, आपके अंदर। तो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्डअप कर दिया बिना कुछ किए ही। यस, तो वो जो है वो उनका था ना, तो उनके बाद मेरे को हर मतलब 4 संडे होते हैं हर महीने में, तो 3 संडे आई वाज अवे। एक संडे अहमदाबाद, एक संडे मुंबई, और एक संडे दिल्ली। तो जो आसपास के पेशेंट, अहमदाबाद के आसपास के पेशेंट्स हो गए, वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे,
मुंबई में मुंबई के पेशेंट इकट्ठे हो जाएंगे, मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट, दिल्ली में दिल्ली और आसपास के, हरियाणा और आसपास के। तो क्या इनके जो मेडिटेशन सेशन होता है वो भी वहीं करते थे या उनको यहाँ बुला वहीं पे मतलब था, वहीं करते थे? वो लोकल राजयोग सेंटर से कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्ट करते थे, तो करते उसी शहर में थे? हाँ, वो करते उसी शहर में थे, तो कनेक्ट कर दिया। पर मैं उसका फॉलोअप हर महीने फिर जाके देते, उनको मोटिवेशन करना, वो आपका काम था? फर्दर मोटिवेशन करना, और जो कर रहे हैं उसको असेस करना। तो वो फिर मैं हर हफ्ते करता, हर महीने में एक बार। तो ऐसे करते 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 2 साल बीते। तो ये आपकी स्टडी फिर पब्लिश कब हुई? हाँ, तो 2 साल बीतने के बाद ये स्टडी जो है फिर हमने इसके एंजियोग्राफी होनी शुरू हुई। अच्छा। तो मुझे ये याद है जब पहले एंजियोग्राम रिपीट हुआ, तो ये जो है एक जयपुर के पेशेंट थे, उनके एंजियोग्राम रिपीट होने थे। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आज मेरी रिपीट एंजियोग्राम, आपने जैसा एडवाइस किया मैं कराऊंगा, तो आप हमारे लिए मेडिटेशन करना। अच्छा। तो लगे हमारी ब्लॉकेज खुल जाए। तो मेरे मन में सुबह से काफ़ी ज़्यादा बेचैनी अच्छा। बेचैनी मतलब एक जो माइंड था ना, जो डॉक्टर वाला माइंड था, हाँ, क्या निकलेगा, इतनी मेहनत करी, वो कहता ब्लॉकेज खुलने वाला नहीं है। अच्छा, साइंटिफिक माइंड ये कह रहा था? साइंटिफिक माइंड ये बोल रहा था, स्पिरिचुअल माइंड ये कह रहा था नहीं, ये तो इतना मेरा अनुभव, मेरी हार्ट की मन ठीक हुई, सब कुछ ठीक हुआ, और भी इसका भी ठीक होगा, इनका भी जरूर ठीक हुआ। तो डायलेमा था बहुत। जब 12 बजे फ़ोन आया मुझे जयपुर से, तो वो डॉक्टर थे ऑन द लाइन जिन्होंने उनकी एंजियोग्राफी की थी। तो वो कहते, डॉक्टर गुप्ता आई एम सरप्राइज्ड। मैंने कहा व्हाट हैज़ हैपेंड? मैंने इसकी एंजियोग्राम की थी, वो पहले 90% ब्लॉक था, अभी तो वो 30-40% दिख रहा है। हाँ। कहाँ गया ब्लॉक? वो पहले वाली एंजियोग्राम गलत थी, ये वाली एंजियोग्राम गलत है। अच्छा। तो आई एम कंफ्यूज्ड। मैंने कहा देखो, करने वाले आप थे पहले वाले, वो भी आपने नहीं किया था, ये भी आप ही कर रहे हैं, तो आप देखिए आप क्या हुआ, क्या कहाँ गया है, तो पूछिए पेशेंट से कहाँ गया। हाँ हाँ उसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है। हाँ। तो वो कंफ्यूज हुआ। ऐसे फिर दूसरा पेशेंट, तीसरा पेशेंट, सब लोग कह लेंगे हमारी सारी ब्लॉक खुल जाए। हाँ। कि तो इसका एक नियम निकला, वो भी परमात्मा से क्लियर वॉइस में क्लियर हुआ कि किसका ब्लॉक खुले, किसका नहीं खुले। तो ये बताया गया कि अगर आप 50% से ज़्यादा प्रोग्राम को 50% फॉलो करते हो, मतलब 50% नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आपका ब्लॉकेज जो खुलेगा वो 0 होगा। अच्छा। इट विल रिमेन द सेम, 70% है 70% रहेगा। ओके। और फिर जो है अगर आप 60% फॉलो करते हो, मतलब 60 कर रहे हो 40 नहीं कर रहे हो, तो 20% ही खुलेगा। अच्छा। 70% कर रहे हो तो फॉलो जो अकॉर्डिंग टू चार्ट एंड एवरीथिंग, सिंसियरली कर रहे हो तो 70 - 30 40% खुलेगा। अच्छा। 100% तभी खुल सकता है जब आप 100% फॉलो करो। 100% फॉलो करो। ये ये भी एक स्टैटिस्टिकल डेटा निकला, ये भी फॉर्मूला बन गया, मतलब ऊपर से जो मिले थे, हमने पेशेंट को बोलना शुरू किया। हाँ। क्योंकि पेशेंट मुझे बोलते थे कि डॉक्टर साहब क्या करें। मैंने कहा तुम करो तो कुछ भी नहीं, और फायदा कैसे आएगा? करना तुमको है, करना तुमको है। हाँ। मेरे को तो करना नहीं है। हाँ। मैं तो कर रहा हूँ जितना मुझसे होता है, आपको करना है। तो लोगों को मोटिवेशन आया, तो इस तरह से हमने शुरू किया, और धीरे धीरे एंजियोग्राम होते गए, लोग की ब्लॉकेज खुलती गई, लोग मोटिवेट होते गए, और लोग मिल जुड़ते गए, जगह जगह प्रोग्राम शुरू हुए, और लोग ज़्यादा आने लगे। फिर मैंने शिफ्ट किया, शांतिवन में शिफ्ट कर लिया वहाँ से, क्योंकि संख्या बढ़ गई, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी हॉस्पिटल में, 14 ही बेड थे, सिर्फ 14 ही रूम थे, 14 रूम थे, तो नीचे शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद तो शांतिवन में शिफ्ट हो जाने के बाद ज़्यादा जगह भी हो गई और ज़्यादा मरीज भी थे, 40 पेशेंट्स। तो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है? अभी तक चल रहा है। अच्छा। और ये प्रोग्राम जब हमारा जब लगभग 8 साल का फॉलोअप हो गया, एवरेज फॉलोअप जो 8 साल का हुआ, क्योंकि खाली ब्लॉकेज खोलने का हमारा एम नहीं था, इवेंट्स में क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि यू कैन क्रिटिसाइज कि भी ब्लॉकेज कितना खुला, ये दैट में भी कंट्रोवर्शियल, बिकॉज हालांकि एक टीम बनाई गई कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, उनके प्रेसिडेंट के द्वारा, उन्होंने 2 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया कि भाई आप इनकी इंडिपेंडेंट एंजियोग्राम्स देखो, चेंज देखो कितना परिवर्तन हुआ प्री और पोस्ट में। उनकी सीक्वेंसिंग कोडिंग कर दी गई, और ताकि पता लगे कौन सी पहले वाली कौन सी बाद वाली है, कौन सा पेशेंट की है ये भी ना पता लगे, तो उनको एंजियोग्राम दे दी गई देखने के लिए, और फिर उन्होंने रिपोर्ट किया। तो भी आश्चर्यचकित होते थे, कैसे ऐसे कैसे, बाद में पता लगा ना रिजल्ट का, तो कैसे ब्लॉक खुले, ताकि खुद इसमें बायस ऐसे सारा डाटा जो भी था, हार्मोन्स का, EEG का, हेरिडिटी का, लिपिड प्रोफाइल, सारे कुछ एंजियोग्राम्स का देखने का, सब कुछ हमने, उसके ऑब्जर्वर्स अलग अलग थे, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, स्टैटिस्टिशियन अलग अलग थे, तो सारा डाटा एनालाइज हुआ, हमारे यहाँ हुआ, DRDO में हुआ, ICMR में हुआ,
एक इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिशियन ने अलग से किया ताकि देयर इज नो बायस। तो मोटे तौर से मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ कि कितने परसेंट मरीजों को फायदा हुआ, जो कि उसमें तो कुछ लोगों ने पूरा फॉलो किया, कुछ ने आधा फॉलो किया, इसका डिफरेंशिएशन कर पाना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा? नहीं, उसमें यही रहा। हमने क्या किया, हमने तीन तरह के पेशेंट का ग्रुप बना दिए। जब रिजल्ट आने के बाद जब सबके एंजियोग्राम हो गए तो हमने देखा कि उसमें हमने कह दिया गया, हमने कहा उनको कि देखिए हमारे जो पेशेंट्स हैं 3 ग्रुप, जिसका जो 60% से अधिक है उसको हमने कहा मोस्ट एडवांस ग्रुप, जिसने 50 to 60% उसको मीडियम मॉडरेट एडवांस ग्रुप, अच्छा, और लेस देन 50% को हमने कहा लीस्ट एडवांस ग्रुप। ओके। तो 50 से नीचे वाले मतलब जो हमें फार्मूला मिला था उसके अनुसार तो वो उनके ब्लॉकेज करने वाले नहीं। बिल्कुल। तो एक तरह का हर पेशेंट अपने लिए खुद कंट्रोल बन गया। तो लीस्ट एडवांस ग्रुप अलग कर दिया गया और बाकी मॉडरेट और सीवियर को मतलब बेस्ट एडवांस ग्रुप को मोस्ट एडवांस मीडियम, मतलब एक तरह से उनके एंजियोग्राम्स आए, सब चीज़ें हुई, टेस्ट हुई और फिर आपस में कंपेरिजन किया। अच्छा, तीनों ग्रुप का भी अलग अलग कंपेरिजन हो गया और 50% से ज़्यादा और 50 से कम वाला। तो रिजल्ट ये आया कि जो पेशेंट ने जो 50 से ज़्यादा फॉलो किया था उसमें देखने में आया कि उन लोगों ने उनके जो है 93% पेशेंट्स के ब्लॉक खुल गए। 93% ब्लॉक्स खुले। अच्छा, सिग्निफिकेंट रिग्रेशन हुआ, मतलब ओपनिंग ऑफ ब्लॉकेजेस। और जो उनके ईईजी थे, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी थे और सिग्निफिकेंट चेंज था उनके अंदर। अच्छा, जैसे बीटा से अल्फा, थीटा, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी में बढ़ा, सिग्निफिकेंट बढ़ा। हार्मोन्स में एड्रेनल लेवल्स, नॉर्डल लेवल्स, ये सब घटे। कॉर्टिसोल लेवल 8 AM 4 PM से ये 8 बजे का सैंपल लिया, वो भी घटा। और 4 और सुबह का हमने पूरा यूरिन, पूरी रात में यूरिन कलेक्ट किया कॉर्टिसोल लेवल के लिए, यूरिन में। तो 8 बजे और मतलब वो सैंपल हमें दिया, उसको पूरा स्टडी किया बाकायदा, ताकि क्योंकि जितनी भी आप स्ट्रेस करते हैं, सारी चिंता गुस्सा करते हैं, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, कॉर्टिसोल यूरिन में जाएगा। तो आप एक मतलब एक तो भी पॉइंट, हमने 8 बजे सैंपल लिया, पॉइंट उस पॉइंट पर हमारी क्या लेवल है कॉर्टिसोल लेवल क्या है, और हमने पूरे दिन में क्या कलेक्शन क्या कमाया, कितना नुकसान किया, वो यूरिन में पता लगेगा। तो हमने उसको भी कैलकुलेट किया, उसका भी मेजर किया गया। तो मेलेटोनिन लेवल, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन लेवल्स, लाइपोप्रोटीन लेवल्स, वो सब भी हमने स्टडी किए थे। तो उसका भी हमने ऐसे एनालाइज किया था। तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद TMT हमने 6 महीने पे किया, खुद किया काफ़ी लोगों को, और फिर एक एंजियोग्राफी रिपीट की थी। तो देखने में आया कि 93% पेशेंट में ब्लॉक खुले, और ऐसे ब्लॉक भी खुले जो हमें आश्चर्यचकित थे, क्योंकि 50% जो 50 ब्लॉक्स ऐसे थे जो 100% कैल्सीफाइड ब्लॉक्स थे। अच्छा, कैल्सीफाइड मतलब कैल्सीफाइड, जिनमें तो हटने की बहुत कम गुंजाइश रहती है। तो टोटल हमारे 464 लीजन थे ऐसे वाले, और 50 ही, तो कितने हो गए 514। हाँ, उसे 50 हमने अलग कर दिए, उनको कंसीडर नहीं करेंगे, हमने सोचा था। अच्छा, ये आपने एज्यूम किया था कि इसको नहीं कंसीडर करेंगे, खुलेगा नहीं। हाँ, बट टू ओवर सरप्राइज 50 में से 29 ब्लॉक हो गए, 100% कैल्सीफाइड ब्लॉक। मतलब ये 60% रिजल्ट हो गया। 60 मतलब उसमें से जिसकी उम्मीद नहीं, बोन बन चुके हैं लोग, बिल्कुल। और बाकी सब तरह के ब्लॉक्स खुले, 90% वाले भी, 95 वाले भी। जैसा ईश्वर कहते हैं ना कि पत्थर भी जो पिघलाया जा सकता है। दिल का, सच्चे दिल का स्नेह पत्थर को भी पानी कर देता है। तो वो आपने प्रूव कर दिया स्टडी में, और ये लोग करके। ये जो 29 लोग थे, ये वही थे जो 60% ज़्यादा फॉलो करने वाले थे। अच्छा, 60 क्या मतलब, जब उनके रिजल्ट देखे गए, जिन्होंने 90% से अधिक फॉलो किया था, सिंसियरली फॉलो किया था, उनके ब्लॉक खुले 100% वाले। ये नहीं तो नहीं खुले, जो नहीं खुले, 21 नहीं खुले, वो ऐसे थे जो 60 से 70 80 से कम थे। ये वैसे तो ये स्टडी ईश्वर की प्रेरणा से आपने कंडक्ट करी, और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। और ये जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल था, बैड कोलेस्ट्रॉल सिग्निफिकेंट कम हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल सिग्निफिकेंट बढ़ गया, LDL जो था उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल सिग्निफिकेंट कम हो गया। मतलब ये स्टडी ऐसी थी जिसमें मतलब विदाउट एनी, उसमें स्टैटिन वाज नॉट द रूल ऑफ द डे। तो उसमें बिना स्टैटिन्स के भी मतलब ये एक ऐसी किससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया और ट्राइग्लिसराइड कम हो गया। स्टैटिन के लिए तो आज भी कहते हैं कि बहुत कोई उसका प्लेसिबो इफेक्ट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। तो मतलब जो भी मतलब देखने में आया, लेकिन आपका तो इफेक्ट डेफिनेटली घट गया,
और ब्लड शुगर जो थी वो सिग्निफिकेंटली कम हो गई। हाँ इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई। मतलब लोग, मैंने देखा जो पेशेंट 50 मिनट इंसुलिन पे थे when they arrived into the program, वो तीसरे चौथे दिन को शुगर, जो उनका शुगर खाली पेट 200 रहता था इन स्पाइट ऑफ 50-60 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन डेली, और खाने के बाद 300, 350, 400 होता था। HbA1c 13-14 होता था, 12-13-14 होता था, और वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, कभी लो होता था कभी हाई होता था। किंतु जैसे ही हमारे प्रोग्राम में आए तो उनका शुगर धीरे धीरे कम होते होते तीसरे चौथे दिन आकर के खाली पेट 65, 70 या 90, लेस देन 100 आने लगा। तो वी हैव टू डिक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन। चौथे दिन और देखा, कम किया, आधा कर दिया यूनिट, 25 कर दिया, तो फिर अगले दिन फिर और कम, अगले दिन और 80 आ रहा है, तो हमने और कम किया, 10 यूनिट कर दिए। 10 यूनिट किया तो हमने देखा अभी भी कम आ रहा है। बाई द डे 6 डे इंसुलिन ऑफ कर दिया। तो जो व्यक्ति इतनी ह्यूज क्वांटिटी में इंसुलिन यूज कर रहा था उसका इंसुलिन ऑफ हो गया वो। तो खाली पेट इंसुलिन 100, 110, खाने के बाद 140, 150। और HbA1c भी मतलब हम 3 महीने पे रिपीट किया उनका, 6 महीने पे रिपीट किया। जो HbA1c 13-14 होता था, 6 महीने में तो वो आके 7, 6.5 हो जाता था, इसका 7, फिर अच्छा 6.5, किसके तो अच्छे जो फॉलो करो 6 भी हो जाता था, 6 से भी नीचे चला जाता था। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया, लोगों का वेट सिग्निफिकेंटली कम हुआ। हर ग्रुप में जो पेशेंट ओबीस थे उनका तो 3-4 किलो 5 किलो भी कम हो जाता था, जस्ट विद इन ए पीरियड ऑफ 5 डेज। पहले दिन और सेकंड, लास्ट बीच में 5 ही दिन होते ना, 5 दिन के अंदर इतना परिवर्तन हो गया। तो वो जो है उनके अंदर ये परिवर्तन देखते हैं। जो नॉर्मल वेट थे वो नॉर्मल वेट रहे, उनका वेट ज़्यादा कम नहीं हुआ। अंडर वेट थे उनका थोड़ा वेट बढ़ गया। ये प्रोग्राम ऐसा नहीं कि लो वेट करने का या हाई वेट करने का, जो नॉर्मल करने का है। चाहे हाई हो तो लो हो जाएगा, लो है तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ आएंगे। हाँ, सभी ऐसे लिपिड, ऐसे ही उनका शुगर का हुआ, ऐसे ही उनका ये हुआ, उनका ट्रेडमिल टेस्ट बहुत अच्छे हो गए, एक्सरसाइज कैपेसिटी कई गुना बढ़। मतलब इससे पूरी स्टडी से ये प्रूव होता है और इंजेक्शन हार्ट की पंपिंग पूरी बढ़ गई कि आप 10% आप ये जितनी भी बीमारियां हैं, इस बीमारियों को पैदा करने वाले भी हम स्वयं हैं। और यदि हम अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में अगर हम परिवर्तन ले आते हैं और अपनी डाइट और जो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से जो अपनी स्लीप है वो अगर हम ठीक कर लेते हैं, थोड़ी वेरी मिनिमल एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हम अपने आप को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। और ये सब कुछ अपने हाथ में है, ईश्वर की प्रेरणा से। और ये आपने आज बहुत अच्छी ना खाली ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, नींद आनी शुरू हो गई, एंजाइटी खत्म हो गई, डिप्रेशन खत्म हो गया, जो सोसाइटी टेंडेंसी थी जिनकी वो खत्म हो गए। मतलब ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डिजीज ऑफ माइंड खत्म हो गया। एक तरीके से आदमी जो बिल्कुल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जा चुका था, वो लौट के वापस नॉर्मल खत्म हो गया, चाइल्डहुड अस्थमा खत्म हो गया, प्रोस्टेट कैंसर खत्म हो गया, PSA लेवल बहुत हाई थे तो वो नॉर्मल हो गए। तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहता हूं कि क्या ये स्टडी, ये इस तरीके की जो कैट प्रोग्राम है अभी भी चल रहा है, और अगर चल रहा है तो इसको हम वो लोग कैसे आपसे संपर्क करें जिससे आप? तब से लगातार चल रहा है। हाँ, अभी इसको 25 साल पूरे हुए। तो अगर यदि कोई मरीज आपसे संपर्क करना चाहता है तो कैसे संपर्क करें? 1998 को उसके 25 साल पूरे हुए, 26वां साल चल रहा है, और आज 10,500 से अधिक दिल वाले एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंट पेशेंट ने पार्टिसिपेट किया है विद द स्पाउस, वो इससे लाभ ले चुके हैं, और वो इनका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो 20-20, 25 साल के बाद दे आर लीडिंग वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अपने बिजनेस जो बंद हो गए थे चालू हो गए, अपने कार्यक्रम जो थे उनके वापस शुरू हो गए। अब काफी सारे पेशेंट तो उसमें 80 के प्लस हो चुके हैं, 85, 86, 88, 90 साल जीवन नॉर्मल हो गया। 90 साल की उम्र में भी वो अच्छे हैं। हाँ, जो जिनको की उम्मीद नहीं थी कि 2-4 साल चलेंगे, वो 90 साल के बाद बिल्कुल स्वस्थ चल रहे हैं। मतलब जो 65 साल में आए थे 90 साल के हो गए, जो 55 के आए थे 80 के हो गए, है ना? ऐसे भी तो है ना, बिल्कुल शुरू में आए थे वो चल रहे हैं। तो ये जो है स्टडी एक अपने आप में एक माइलस्टोन थी। हाँ, कि 2011 में इसको फिर पब्लिश किया गया। अच्छा, इंडियन हार्ट जर्नल में पब्लिश किया गया सितंबर 2011 में, माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल के नाम से पब्लिश किया गया। और फिर ये स्टडी जो है हमें 2013 में बताया गया जी, 11 में पब्लिश हुई, 13 जुलाई 2013 में हमको बताया गया। एक बॉडी है बायोमेडलिब, ऑफिशियल बॉडी है जो कि डिफरेंट स्टडीज जो होती हैं उनको डॉक्यूमेंट करती है, मॉनिटर करती है कि इसको कितने लोगों ने विजिट किया, कितने डॉक्टर ने, रिसर्चर्स ने, पब्लिक ने, और इसकी क्या वैल्यू है, साइंटिफिक कंटेंट कैसा है। पर साइंटिफिकली वो ठीक है कि नहीं वो देखा जाता है।
फिर उसके बाद उसको ऐसे ले, तो टॉप 20 स्टडीज़ बनाई जाती है, नंबर 1, 2, 3। तो ये स्टडी 2013 में हमको बताया गया कि आपकी स्टडी वर्ल्ड की टॉप 20 स्टडीज़ में कार्डियोलॉजी के फील्ड में नंबर 1 है। मोस्ट साइटेड, मोस्ट विजिटेड बाय डॉक्टर्स, पब्लिक एंड रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर ये लगातार 3-3 दिन में रिपोर्ट आती रही और नवंबर 2014 तक 2015 तक लगभग 2 साल 4 महीने लगातार नंबर 1 पे रहे। और फिर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2017 में उनका साइंटिफिक स्टेटमेंट आया था, मेडिटेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क रिडक्शन। तो उसमें भी उन्होंने डी-नॉन-स्टेरॉयडल स्टडी को डॉक्यूमेंट किया। अच्छा, ये जो मेडिटेशन टेक्निक है ये बहुत इफेक्टिव है। हालांकि इंक्लूसिव कहा क्योंकि वो चाहते थे कि और इस पर स्टडी हो फर्दर। तो ये जो है एक अच्छा मेथड है जिससे हम हार्ट की बीमारी, साथ में जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एडिक्शंस और जो भी ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, सबको एड्रेस करते हैं। ये हमें प्रीलिमिनरी एविडेंस मिला है स्टडी। तो इस तरह से ये स्टडी आज एक वर्ल्ड में एक लैंडमार्क स्टडी है, माइलस्टोन है, ये भारत की देन है सारे विश्व की। ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और बाकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हैं, जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसका एक एपिडेमिक के तौर पर देखा जा रहा है आज की तारीख में, जो एक बहुत बड़ी महामारी बन गया है। और हमारा भारतवर्ष इसमें बहुत आगे है इस बीमारी में, और बहुत यंग एज में बीमारियां हो रही हैं। हमारे जो नए डॉक्टर्स हैं, जो नए यंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन सब के लिए प्रेरणा का विषय है कि उन लोगों को इस स्टडी से प्रेरणा लेकर के अपने ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी में परिवर्तन करना चाहिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को निरोगी रख सकें और स्वस्थ रह सकें। सर बीच में कहना चाहूँगा कि हमारा ये कोई एम नहीं कि हम लोग इंटरवेंशन कराएं, भले कराएं। इंटरवेंशन करा लिए, एंजियोप्लास्टी कराई, स्टैंडिंग प्राइमरी PCI करा लिया या बाईपास करा लिया, बट वी हैव टू टेल अवर पेशेंट्स दैट दिस इज ओनली पैलिएशन एंड वी हैव टू एड्रेस द रूट कॉज। रूट कॉज इज अवर माइंड, अवर जीन्स, जब तक उसकी सोच नहीं बदलेगी, डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, तब तक कुछ नहीं। अवर सर्टेन रिदम। तो वी हैव टू फॉलो दिस। यस, मतलब हमें जो क्या करना है, रूट कॉज को निकालना है। पूरी तरीके से कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स आवर लाइफ हमारे रखनी होगी। काफ़ी सारे कार्डियोलॉजिस्ट वर्ल्ड ओवर से, भारत से भी, विदेशों के भी हमें पेशेंट रेफर करते हैं और वो एंजियोप्लास्टी करने के बाद, बाईपास करने के बाद रेफर करते हैं कि आप वहाँ जाइए और इसके बाद तो रेगुलर उनको फिर करते हैं। तो यदि कोई मरीज आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या माउंट आबू में सीधे संपर्क कर सकता है? हाँ, नहीं, वो सारे डायरेक्ट हमारी जो वेबसाइट है, हाँ, 3D Healthcare, अच्छा, RMLS अच्छा .org, ओके, उस पर वो रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं और हमें भी डायरेक्ट हमारी जो सेक्रेटरी हैं उनको पास रिपोर्ट भेज सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, डाउनलोड करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के, और साथ में उनके एंजियोग्राम, उनका इंटरवेंशन कोई हुई तो इंटरवेंशन, बाईपास एंजियोप्लास्टी हुई है, इकोकार्डियोग्राफी लेटेस्ट वाला और प्रीवियस वाला भी हो तो वो भी साथ लगा सकते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेटेस्ट ECG क्या है उनका, और भी कोई रिलेवेंट रिपोर्ट साथ में भेज दें। और अच्छा, जैसा मुझे में ट्रीटमेंट क्या चल रहा है वो लिख के भेजें, तो फिर उनको टाइम के अनुसार हम लोग जैसे प्रोग्राम होते हैं इन्वाइट करते हैं, और प्लस उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं, या ऑफलाइन भी आना चाहे तो आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा मैंने सुना है कि ये प्रोग्राम इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं ले सकता है। प्रोग्राम के बाद में यदि कोई व्यक्ति दान देना चाहता है तो दे सकता है। उसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन हम लिख देते हैं, उसमें ऐसा है क्योंकि एवरीथिंग कॉस्ट, तो हम लिख देते हैं हम इतना खर्च करते हैं लगभग प्रोग्राम में, तो आपकी इच्छा के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप कंट्रीब्यूट करें। लेकिन कोई कंपल्सन नहीं है। यदि कोई गरीब व्यक्ति आता है, उसका पैसे कम है या पैसे नहीं है, तो उसका इलाज में भी कोई भेदभाव नहीं रहता है। ये बहुत बड़ी एक मुहिम है, बहुत बड़ी आपकी एक इनिशिएटिव है, जहां आज के ज़माने में हर व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, और यहाँ पर हम उन हार्ट के ऐसे मरीजों का जो कि बिल्कुल भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, उनके लिए ऑलमोस्ट निःशुल्क, जो आप उस पर जो खर्च होता है, जो स्वयं यदि घर में रहने में, खाने पीने में जो खर्च करता है, लगभग उतना ही खर्चा वहाँ पर उससे अपेक्षा की जाती है, अन्यथा कंपल्सन कुछ भी नहीं है। और मैं आप इस तरीके के कार्यक्रम को चला रहे हैं, इसके लिए आप बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं।
आपने बहुत समाज की सेवा की है और आप आज अपने समय निकाल करके इतने विस्तार से इस स्टडी के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। नमस्कार।